हेलो क्लास 10। आज हम क्वेश्चन बैंक साइंस चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ये है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो इस लेसन से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये लेसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करने हैं? करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम कन्वर्ट्स फैट टू फैटी एसिड। कौन सा एंजाइम जो है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है? तो ये है पेप्सिन, एमलिसिस, लिपेस या ट्राइपेसिन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि एंजाइम कौन सा? लेपिस एंजाइम जो है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़। जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? क्या वो ऑक्सीडेशन है, वो रिडक्शन है, एक्सक्रिएशन है या एब्सॉर्प्शन है? तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इफ़ सलाइवरी एमिलिश इज डिफिशियंट इन सलाइवा देन विच इंसिडेंट ऑफ बकल कैविटी विल बी अफेक्टेड। जब बोलता है सलाइवरी एमिलिसिस जो होता है डिफिशियंट होता है, मतलब प्रभावित होता है इन सलाइवा से, तब इससे बकल कैविटी जो है वो किस तरीके से प्रभावित होती है? तो बकल कैविटी क्या होती है? ब्रेक डाउन टू प्रोटीन और टू अमीनो एसिड। वो किस में टूट जाता है? वो प्रोटीन को तोड़ता है किस में? अमीनो एसिड में। ब्रेक डाउन टू स्टार्च टू शुगर, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स टू फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। या फिर फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लाइक्रॉल। तो ये है आपका ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू शुगर। किसको? स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। Which part of alimentary canal receives bile juice from the liver? तो कौन से पार्ट में जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो रिसीव करती है बाइल जूस को? कहाँ से? लीवर से। तो है आपका स्टोमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। Deficiency of oxygen in muscles becomes the cause of cramps in the legs of cricket players. The cause of it is, तो बोलता है कि जो डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की इन मसल्स में जो डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की वजह से, becomes the cause of cramps, उसकी वजह से क्या हो जाता है? क्रैम्प्स होने लगते हैं इन द लेग्स, पैरों पे, ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स के जो लेग होते हैं वो क्रैम्प्स होने लगते हैं इसकी वजह से, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से। तो द कस ऑफ इट इज़, तो ये क्या कहलाता है? ये कस किसकी वजह से होता है? कन्वर्सन ऑफ प्रीवेट इनटू एथेनॉल, या फिर कन्वर्शन ऑफ प्यूरेट इनटू लैक्टिक एसिड, या ग्लूकोज डज नॉट गेट कन्वर्ट इनटू प्रिक्वेट, या कन्वर्शन ऑफ प्यूरेटिक इनटू ग्लूकोज। तो इसका आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेट। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसके किस पार्ट में, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड होता है? कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये होता है स्टोमक, पैनक्रियाज, लीवर या गाल ब्लैडर। तो ये होता है स्टोमक। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन सिंपल सब्सटेंस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि जिसमें टूटते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं? विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स या हार्मोन्स। तो ये होते हैं एंजाइम। द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ लीव्स प्रोज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। जो आपकी लीव्स जो रहती है ना, उनके पोर्स, मतलब उनमें जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उनको पोर्स बोलते हैं। तो उनके खुलने और बंद होने की प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है? क्या वो डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे, टेम्परेचर पे, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल पे या कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो ये डिपेंड करती है वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स पे डिपेंड करता है उनका खुलना और बंद करना। Which of the following does not take place in the photosynthesis? इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेती है, या पार्ट नहीं लेती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्रोसेस जो है वो नहीं होती है? ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल,
कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिलीज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सीधी सी बात है, क्लोरोफिल का ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एनर्जी जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी पे, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं होती है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। रिलीज़ क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है, सनलाइट ज़रूरी नहीं है, वाटर ज़रूरी नहीं है, या ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, वाटर भी ज़रूरी है। सिर्फ क्या ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर, जो पत्तियों की सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं स्टोमेटा, एलोवेवली, नेफ्रॉन या हेयर पोर्स। तो ये कहलाते हैं स्टोमेटा। इन विच पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, किस पार्ट में, प्लांट्स के किस पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कहाँ पे होती है, क्या वो लीफ में होती है, क्या वो रूट में होती है, स्टेम में होती है, या फ्लावर में होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके हर एक पार्ट के अलग अलग वर्क होते हैं। तो जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारे प्लांट्स का किचन कहलाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, लीफ पे। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल वेयर डाइजेशन प्रोसेस नॉट ऑकर, तो आपको एलिमेंट्री कैनल का वो पार्ट बताना है जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। क्या वो बकल कैविटी है, या फेरेंस है, स्टोमक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यहाँ पर नहीं होती, बाकी सारे प्रोसेस, सारे पार्ट्स में ये प्रोसेस होती है। फाउंड इन स्टोमक, स्टोमक में क्या मिलता है, क्या HCl मिलता है, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम मिलता है, म्यूकस मिलता है, या ऑल ऑफ द एबो मिलता है। तो स्टोमक में ये सारी ही चीज़ें मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज, एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, पैनक्रियाज है, पेरेंस है, या रेक्टम है। तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ माइक्रोपोर इज़, तो बोलता है जो माइक्रोपोर होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो माइक्रोपोर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही करते हैं। तो ये माइक्रोपोर जो होते हैं ये दोनों चीज़ें करती हैं, क्या करती हैं, सरफेस एरिया को भी इंक्रीज़ करते हैं और फूड का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। रेस्पायरेशन प्रोसेस इज़, रेस्पायरेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, क्या ये एंडोथर्मिक है, या एक्सोथर्मिक है, या बोथ है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हैं, या नन ऑफ दीज है। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हमने लास्ट लेसन्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू प्यूरोवेट, ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है प्यूरोवेट में इन साइटोप्लाज्म में, या माइट्रोकांडिया पे, या इन द न्यूक्लियस, या इन द DNA। तो ये इन साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ATP इज़ यूज्ड एज, ATP का यूज़ किया जाता है इन कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिंग में, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन के सिंथेसाइज में, इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशंस पे, या ऑल ऑफ द एबो पे। तो ATP का काम ये तीनों होता है। तो ये आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबो।
द एंजाइम सलाइवरी एमएलएस फाउंड इन सलाइवा हैज़ द फंक्शन ऑफ, जो एंजाइम होता है, ठीक है, जो एंजाइम होते हैं सेलुलर एमएलएसिस में, उनमें सलाइवा का जो फंक्शन होता है वो क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन टू स्टार्च इनटू शुगर, अभी हमने पढ़ा था। द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड या एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल बाइल जूस इज सेक्रेट बाय लीवर, तो एलिमेंट्री कैनल पे के किस पार्ट पे जो जूस है, लीवर से जूस, वो सेक्रेट होता है? तो ये है आपका स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या फिर पेनिक्स, तो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। बी इज करेक्ट आंसर। विच कलर इज ऑब्टेन इन द आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब आप आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी, तो जो आप किसका टेस्ट करते हैं? आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट लगाते हैं किस पे? कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करने के लिए। तो ये किस कलर, कौन सा कलर देता है? क्या ये रेड देता है, ग्रीन देता है, येलो देता है या ब्लू वायलेट कलर देता है? तो ये देता है आपको ब्लू वायलेट कलर। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड, तो किस पार्ट में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, खाना पूरी तरीके से पच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक या रेक्टम, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्टोमक इज, तो उस प्रोटीन, उस एंजाइम का नाम लिखना है जो क्या करता है, उस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखना है जो रिलीज़ करता है, रिलीज्ड बाय स्टोमक, जो स्टोमक के द्वारा रिलीज होता है। तो इसका नाम है आपका पेप्सिन। क्या नाम है इसका? पेप्सिन एंजाइम। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय पैनक्रियास, तो पैनक्रियास से रिलीज़ होने वाला एंजाइम। तो आपको ये सारे एंजाइम्स के नेम याद रखने हैं कि कौन सा स्टोमक के द्वारा हो रहा है, कौन सा पैनक्रियास पे हो रहा है। तो ये हो जाएगा ट्राइपेसिन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ऑकर इन द, जो पूरा की पूरा कार्बोहाइड्रेट, जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का, वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नेम द फैट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज्ड बाय द पैनक्रियास, उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखना है जो कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से, तो ये है लेप्स एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लैंक्स गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्रोसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो कौन सी गैस रिलीज्ड होती है कब? रेस्पायरेशन प्रोसेस में, जो लाइम वाटर को जो टर्न करती है लाइम वाटर मिल्की, जो दूधिया लाइम वाटर मतलब कि मिल्की लाइम वाटर में बदल देती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कि CO2 गैस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्यूरिक एसिड इज, प्यूरिक एसिड में जो कार्बन के एटम्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो इसमें कार्बन के एटम्स का नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। फिर है आपका फ्रेगमेंटेशन इज प्यूरेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट हैपन्स इन, यदि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है तो क्या होता है? तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये फॉर सेल्यूलर प्रोसेस द एनर्जी करेंसी इज, सेलुलर प्रोसेस में जो एनर्जी है उसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है ATP। क्या होती है इसकी करेंसी? ATP। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट हैपन्स इन, ये कैसे होता है? ये होता है रेस्पायरेशन की वजह से। किसकी वजह से? इसकी वजह से होता है रेस्पायरेशन। फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवेट डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्यूरेट का डिकम्पोजिशन पे और वहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं?
ब्लैंक एंड वाटर, वाटर के साथ में और क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है वाटर के साथ में एल्कोहल, क्या बनता है, एल्कोहल, वाटर के साथ में बनता है एल्कोहल। इन फोटोसिंथेसिस ब्लैक गैस इज रिलीज्ड, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स बाय ब्लैंक टिश्यू, जो फूड होता है जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टिश्यू की वजह से होता है। देखिए हमारे प्लांट्स में दो चीज़ें होती है, एक फ्लोएम और एक जाइलम, ठीक है, तो फ्लोएम की वजह से ही जो होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम की वजह से। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूजेस ब्लैंक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी में घुली होती है उस ऑक्सीजन का यूज़ रेस्पिरेशन पे करते हैं। नंबर 14, इन ह्यूमन बॉडी ब्लैंक प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लैंक्स मतलब क्या है जो प्रोवाइड कराती है, एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, कौन सी सरफेस प्रोवाइड कराती है, गैसेस का एक्सचेंज, तो ये प्रोसेस कौन अलाउ कराती है, ये लंग्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड में, तो हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो हर एक पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसपोर्टेशन और कन्विक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स बाय ब्लैंक टिश्यू, जो प्लांट्स होते हैं उसमें कन्विक्शंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स बाय टिश्यू, ब्लैंक किस टिश्यू के थ्रू वाटर्स का कन्विक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे होता है, तो मैंने बताया जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट जाइलम की वजह से होता है और फूड का फ्लोएम की वजह से होता है जो हमने ऊपर पढ़ा। In case of excessive bleeding, blank is हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या हेल्पफुल होता है, यदि कहीं कट जाता है तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगता है, तो फिर ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कौन सी आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा, कौन सी एक्सेसिव किस केस में ये किस वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होती है, मतलब खून का बहना क्यों बंद होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। वेल्व्स आर प्रेजेंट इन, वेल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हार्ट्स पे, कहाँ पे होते हैं, हार्ट पे। अब हमारा मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करनी है, मैच करनी है, लिखा हुआ है कॉलम ए कॉलम बी, जाइलम उसके सामने है एक्सक्रीशन, हार्ट ऑफ फिश सपोर्ट टू वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन टू चैम्बर्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, प्लांट एक्सक्रिएशन मटेरियल, यूरिया फॉर्मेशन, ब्लैडर, यूनिट ऑफ किडनी, यूरिया यूरिक एसिड, मस्कुलर स्ट्रक्चर, लीवर, गार्ड एंड रेशिनस ब्रेक बार्क ऑफ ट्री, नेफ्रॉन। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम को किससे हम मैच कर सकते हैं, जाइलम को हम मैच कर सकते हैं ये सपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं, फ्लोएम। हार्ट ऑफ फिश का हार्ट, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। रिमूवल ऑफ वाटर मटेरियल का रिमूवल, तो ये होता है एक्सक्रिएशन, क्या होता है, एक्सक्रिएशन। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया यूरिक एसिड, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म पे। यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया फॉर्मेशन लीवर। यूनिट ऑफ किडनी की यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ किडनी है नेफ्रॉन। मस्कुलर स्ट्रक्चर किसका होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर का, ठीक है। गार्ड एंड रेशिनस बार्क ऑफ ट्री, तो क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका प्लांट एक्सक्रिएटरी मटेरियल,
प्लांट्स एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी मैच कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन गोल्गी बॉडी इन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, बोलता है जो प्लांट्स की गोल्गी बॉडी होती है वहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये हो जाएगी आपकी फॉल्स। द फुल नेम ऑफ एटीपी इज अमीनोसाइन डाईफॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है एटीपी का? एटी का फुल फॉर्म ये बता रहा है कि अमीनोसाइन डाईफॉस्फेट है। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। ह्यूमन हार्ट इज़ 3 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। हमको मालूम है ह्यूमन हार्ट में 3 चैम्बर नहीं होते हैं। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। एयर एलोवियली आर फाउंड इन हार्ट। एयर एलोवियली कहाँ पाई जाती है? हार्ट में फाइंड होती है या हार्ट में फाउंड होती है। तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज 180 और 100, मतलब कि अपर का 180 और लोअर का 100 mmHg होता है। तो ये हमें मालूम है कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। गिव द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। एक सेंटेंस पे या एक वर्ड पे आपको आंसर बताना है। वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिक एसिड टेक प्लेस इन द सेल। तो किस सेल पे जो प्यूरिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के लंग्स होते हैं तो वो ह्यूमन बॉडीज़ के लंग्स पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस जगह पे होता है? तो ये होता है एल्वियोली। जब हम ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स का स्ट्रक्चर, हार्ट का, ये सब देखेंगे ना तब हमें उनके बॉडी के उनके पार्ट्स के नेम भी पता चल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? उसका नाम है हीमोग्लोबिन। विच इज़ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन मैन। तो कौन सा लिक्विड है जो ह्यूमन बॉडी पे या ह्यूमन के शरीर पे ऐसा कौन सा टिश्यू है जो लिक्विड को कनेक्टिव करता है, लिक्विड को सारे बॉडी पे पहुंचाता है? कौन सा लिक्विड होता है ह्यूमन बॉडी में? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाउ मैनी चैम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ फिश। अभी हमने पढ़ा था कि हार्ट के जो फिश का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2। बाय व्हाट इज़ द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? फ्लोएम। और न्यूट्रिशन एंड वाटर का जाइलम के थ्रू होता है। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? तो ये है उसकी नेफ्रॉन। What is the name of device by which nitrogenous waste products are removed by an artificial kidney। तो वो प्रोसेस का नाम बताना है जो ह्यूमन बॉडी में आपका नाइट्रोजस वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको बाहर किया जाता है और एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जिसको बाहर किया जाता है तो वो होती है डायलिसिस। क्या होती है? डायलिसिस की प्रोसेस होती है। द ह्यूमन किडनी इज़ अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम। जो ह्यूमन की किडनी है वो किस सिस्टम का पार्ट होती है? तो ह्यूमन की जो किडनी होती है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट होती है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्यूरेट टेक प्लेस। तो किस पार्ट में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है? तो ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो जो हमारे फूड का डाइजेशन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट से स्टार्ट हो जाता है? तो वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि हमारे मुंह से ही हमारे जब हम खाने को चबाना शुरू करते हैं ना तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है फूड का डाइजेशन। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है पेप्सिन एंजाइम। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है लिपेस।
What type of organisms are फंगी, यीस्ट, मशरूम ETC। तो ये आपको बता रहा है कि ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको पता है कि ये क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनका टाइप क्या है, इनका टाइप है सैप्रोफिएटिक्स। ठीक है, सैप्रोफिएटिक। Which pigment is responsible for absorption of light in plants। प्लांट्स में जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तियों पे पाया जाता है और हरी पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यदि इन पे ग्रीन कलर का पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल जिन प्लांट पे नहीं होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं और फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। What structure of the veins prevents the flow of blood in opposite direction। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे वेनिस का, हमारी जो ब्लड को लेकर जाने वाली लाने वाली जो नलियाँ हैं, जो कहना चाहिए ब्लड ट्यूब्स हैं, ब्लड विजल्स हैं, वो किस अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को बहने से कौन रोकता है। तो वो है वॉल्व। ठीक है, वॉल्व जो होते हैं वो ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। अभी हमने एग्जाम ट्रू फॉल्स में देखा था कि हमें ATP का फुल फॉर्म उसने बताया था अमीनोशाइन डाइफॉस्फेट। तो वहाँ पे वो जो था ATP का फुल फॉर्म फॉल्स इसलिए आया था क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। विच पार्ट ऑफ द हार्ट, ये ATP का फुल फॉर्म। Which part of the heart receives oxygenated blood from different part of the body। तो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो वो डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से। तो ये होता है आपका राइट एट्रम्स पार्ट जो होता है हार्ट का, यहाँ पे आपका डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। और लेफ्ट में जो है वो आपका रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच पार्ट ऑफ द हार्ट सेंड्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो ब्लड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, विच आर्टरी कैरीज डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी है जो डाईऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है, लेकर आती है। तो यह है पुलमोनरी आर्टरी। इन विच वेन द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो। तो यह है पुलमोनरी वेन। अब आपके आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में आएंगे। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट। जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन दिखानी है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। तो मैंने बताया ना कि जिन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती है मतलब जिनमें क्लोरोफिल आया होता है उन्हीं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और पत्तियों पे जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसकी केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स। दिस इम्प्लाइज क्लोरोफिल की प्रेजेंट पे और सनलाइट की प्रेजेंट पे। तो ये बना दिया आपका C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है और ये बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। इसके फॉर्म पे ये फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म पे। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके किस पार्ट में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। और प्लांट्स में जो है स्टोमेटा क्यों इम्पोर्टेंट होता है। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स थ्रू tiny
pores present on the surface of the leaves called stomata। तो जो हमारी पत्तियाँ होती हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे से टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो छिद्र होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को ये इवॉल्व करते हैं, मतलब कि निकाल देते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के इम्पॉर्टेंस क्या हैं? स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड सराउंडिंग। जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोज़र होता है, मतलब उनका खुलना और बंद होना, प्रोसेस का ओपन होना, प्रोसेस का खुलना, ये हेल्प करता है गैसियस का एक्सचेंज में। और ये गैसियस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स पे और हमारे सराउंडिंग पे। इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशंस एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और ये वाटर का रिमूवल करते हैं, किसके फॉर्म पे? वाटर वेपर के फॉर्म पे। स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू पोर्स। और स्टोमेटल क्लोजर हो जाते हैं, मतलब जो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं नाइट के टाइम पे, ताकि ये वाटर को बाहर जाने से रोक सकें। बाहर वाटर नहीं तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म पे निकल जाएगा पूरा की पूरा वाटर। तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट इन अमीबा। अमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो अमीबा होता है, इसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है? तो क्या करता है अमीबा? न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड पैसियोपोडिया। तो इनके पास में एक सरफेस होती है जिसको पैसियोपोडिया बोलते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर होता है फिंगर के जैसे, उंगलियों की तरह। तो ये अमीबा क्या करता है, इनसे खाने को लेता है। टेक इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर, इनका यूज़ करके वो खाने को अंदर लेता है। लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ सरफेस कॉल्ड पैसियोपोडिया। द पैसियोपोडिया फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनसाइड द फूड वेहिकल कम्प्लेक्स। और ये क्या करता है, यहाँ पे खाने को तोड़ता है। ठीक है, फिर क्या करता है, सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ये क्या करता है, ब्रोकन करता है, तोड़ता है। विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, और डिफ्यूज कर देता है साइटोप्लाज्म के फॉर्म पे। द रिमाइनिंग अनडाइजेस्टिव मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको आसपास, मतलब सेल के पास में पहुंचा देता है और फिर क्या कर देता है, उसको वो बाहर कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। देखिए अमीबा जो है वो फिक्स्ड शेप का नहीं होता, ये अपना फेस चेंज करते रहता है, शेप अपना चेंज करते रहता है। तो ये देखिए अमीबा है, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस और ये फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ही ये इसको ओपन करता है और यहाँ से ये फूड ले लेता है। फूड को अंदर लिया और फिर क्या करेगा, ये देखिए ये इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को खोला और यहाँ से ये फूड पार्टिकल्स था, ये फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए उसने यहाँ से अपने मुंह टाइप का उसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को खोला, यहाँ से फूड अंदर गया। ये देखिए ये फूड पार्टिकल्स जैसे ही अंदर गए तो ये फूड वॉक्यूल होता है, ये इसको ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे फूड गया, अब इसने क्या किया, फूड को ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेक डाउन किया, जितना फूड अनडाइजेस्टिव फूड था उसने इधर साइड में सेल के आसपास छोड़ दिया और फिर ये क्या करता है, इसको थ्रोन आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनडाइजेस्टिव फूड को यहाँ पे पहुँचा देता है, फिर अनडाइजेस्टिव फूड को ये ऐसे ही ओपन करके बाहर कर देता है। तो इस तरीके से जो अमीबा है ये इस स्ट्रक्चर पे फूड का न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा इस तरीके से होता है। What is the role of saliva in the digestion of food? सलाइवे का क्या रोल है, फूड के डाइजेशन पे सलाइवा का क्या रोल है? तो द सेलिवेटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द माउथ, जो सेलिवेटरी ग्लैंड होती है वो हमारे माउथ में स्थित होती है। सेक्रेट सलाइवा, और ये क्या करती है, सलाइवा को रिलीज़ करती है। विच मिक्स विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्टिकी, जो हमारे खाने पे मिल जाती है और खाने को सॉफ्ट मतलब एकदम नरम और स्टिकी मतलब चिपचिपा बना देती है। ड्यू टू विच इट मूव्स ईजिली, इसकी वजह से ये ईजिली मूव कर पाता है। More important is that the saliva contains an enzyme called salivary
एनालिसिस दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेस। और ये क्या करता है, ये हमारा जो स्टार्च के फॉर्म पे हमने फूड लिया है उसको तोड़ता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इस स्टार्च को वो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ता है सिंपल मॉलिक्यूल पे और शुगर देता है। दिस वे सलाइवा प्लेज ए मेजर रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इस तरीके से जो सलाइवा है वो एक मेजर रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, राइट टू कसेस ऑफ डेंटल कैरीज टूथ डिके इन ह्यूमन। जो ह्यूमन है उनके बॉडी में या ह्यूमन के दांतों में टूथ डिके क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो कस ऑफ डेंटल कैरीज टूथ डिके के कारण क्या है। डिके कसिंग बैक्टीरिया इन द माउथ फीड ऑन शुगरी स्टार्ची फूड एंड ड्रिंक्स। हमारे खाने पे जो प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में शुगर, स्टार्ची फूड्स, ऐसी कई सारी बैक्टीरिया वाली चीज़ें होती हैं प्रेजेंट जो दांतों पे रुकी रह जाती हैं और इसकी वजह से ही टूथ डिके होती है। बैक्टीरिया, एसिड, फूड एंड सलाइवा मिक्स टू फॉर्म पैलिक विथाउट प्रॉपर ब्रशिंग एसिड्स इन डिसॉल्व टूथ एनिमल क्रिएटिंग कैविटी। और क्या होता है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करने से ये जो आपके बैक्टीरिया जो रहते हैं ना, फूड के एसिड्स वगैरह, ये सब दांतों पे रुके रह जाते हैं और रुके रहने के कारण फिर ये क्या करते हैं, इस पर कैविटी, टूथ में कैविटी क्रिएट कर देते हैं। फिर इससे हमारे क्या होने लगते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है और टूथ डिके हो जाता है। राइट फुल नेम ऑफ एटीपी। अभी हमने एटीपी का फुल फॉर्म पढ़ा था। वाई इज़ इट नोन एज एनर्जी करेंसी। और क्यों इसे एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। फुल नेम ऑफ एटीपी इज़ एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटी का फुल फॉर्म है क्या आपका, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज़ यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पस। और ये जो एटीपी के फॉर्म पे जो स्टोर रहती एनर्जी, इसका बॉडी के अलग अलग सेल्स में यूज़ होता है अलग अलग पर्पस के लिए। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिंग पे, ठीक है, और किस पे, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। इस तरीके से जो सेल की फंक्शनिंग होती है ना, उसमें अलग अलग चीज़ में ये यूज़ होते हैं। थस एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी के फॉर्म पे या एनर्जी करेंसी के रूप में माना जाता है। बाई विच इंस्ट्रूमेंट इज़ ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन मेजर्ड। ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र किया जाता है। व्हाट इज़ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ अ हेल्थी बॉडी। तो जब हेल्थी बॉडी होती है उसकी रेंज क्या होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ब्लड प्रेशर is measured by using a mercury सिफ्गेनोमीटर। मतलब इसमें एक मरकरी लगी होती है इस मीटर के अंदर। और जो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्थी पर्सन इज़, जो हेल्थी पर्सन होता है उसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है। आपको दो ब्लड प्रेशर में दो रेंज दिखाती है, एक बोलता है ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक नीचे का ब्लड प्रेशर। तो हाईएस्ट मतलब सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इसकी रेंज होती है 120 mmHg। Hg क्यों बता रहा है, क्योंकि ये आपका मर्क्यूरी वाला ऐप का मैनोमीटर है। और डायोस्टेटिक प्रेशर 80 मतलब 120 से 80 इसकी रेंज होती है। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ये आपको दोनों की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होता है एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ऐसा न्यूट्रिशंस जिसमें जो प्लांट्स होते हैं,
ठीक है, विच द ऑर्गेनिजम्स और प्लांट, जिसमें प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं। प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी को बोलते हैं एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। सेकेंड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, तो द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कंप्लीटली और पार्शियली ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और ऐसा न्यूट्रिशंस या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पूरी तरीके से या थोड़े बहुत डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन, आपको रेस्पायरेशन की डेफिनेशन बतानी है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। वो प्रोसेस जिसमें फूड क्या होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है सेल्स में विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होती है वहाँ पे रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस एंड गिव केमिकल इक्वेशन। तो बस वही प्लांट्स कैसे किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए से की हेल्प से बनाते हैं। फिर हमको क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस के लिए केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो 6CO2 + 12H2O, दिस इम्प्लाइज C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो ये बन गया आपका फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, ड्रा अ लेबल डायग्राम विद द प्रोसेस ऑफ फूड इंटेक इन अमीबा। तो हमने ये अभी देखिए यहाँ पर देखा था डायग्राम अमीबा का फूड टेकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा। हमने देखा था कि स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि नाइट के टाइम पे जो स्टोमेटल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वो वाटर के ट्रांसमिशन को रोक सकें, ठीक है। तो क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन द टर्गर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड करते हैं, टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। कास्ड बाय द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल। तो ये होता है किसकी वजह से, ये एक प्रोसेस होती है इनके अंदर वाटर गार्ड करने की, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें वाटर को बचाने की प्रोसेस होती है, इसी रीज़न से ये ओपनिंग और क्लोजिंग की प्रोसेस होती है। व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्गाइड दे एक्सपेंड रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब क्या होती है गार्ड सेल, ये देखिए ये है इसकी गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल में क्या होता है, गार्ड सेल टारगेट हो जाती हैं, जब टारगेट गार्ड सेल आर टारगेट मतलब फैल जाती हैं, दे एक्सपेंड रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और इसके कारण स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, बट व्हेन द गार्ड सेल लॉस वाटर, और जब उनमें पानी की कमी हो जाती है तो देन बिकम फ्लैशेस, और ये फिर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लीडिंग टू स्टोमेटल क्लोजर, और स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये देखिए ये बंद हो गया और ये खुल गया। तो इस तरीके से इसमें आउटर थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये देखिए आउटर थिन वॉल होती है गार्ड सेल की, ये इनर वॉल होती है ये वाली, ये आउटर वॉल होती है, ये इनर वॉल होती है, ये न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल होती है, और ये सब्सिडरी सेल्स होती है। तो इस तरीके से ये आपको इसका डायग्राम भी बनाना है और इसकी ये प्रोसेस भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द लेबल्ड डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, इसका हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये है आपका माउथ, ठीक है, ये टीथ यहाँ पे है इसकी टंग, ये टीथ है ये टंग है, और यहाँ पे होती है जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जहाँ से सलाइवा रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद में नीचे जब आते हैं तो ये है ओशियस फग्स, ठीक है। फिर उसके बाद में है ये है आपके डायफ्राम, ये आपका लीवर, ठीक है, लीवर स्टोमक। फिर ये है आपका पैनक्रियास, ठीक है, जहाँ से एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ये है आपकी गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये है आपका प्यूलरिक स्फिंक्टर,
ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि ये क्या होती है एकदम से एक दूसरे पे लपटी हुई रहती है, वहीं वहीं राउंड राउंड होती है, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है आपका कैप्सिकम, ठीक है, अपेंडिक्स, ठीक है, रेक्टम और ये है एनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनल है ये उसका पिक्चर है और इसमें सारे पार्ट्स आपको शो किए गए हैं विथ नेम। What is the role of saliva in the digestion of food? अभी हमने पढ़ाया था कि सलाइवा का कैसे रोल प्ले होता है डाइजेशन में। तो सलाइवा एक सलाइवरी मतलब जब आपको ये है ना सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है और फिर क्या करता है वो हमारे फूड में मिक्स होता है। फूड को क्या बनाता है, बहुत ही स्टिकी और सॉफ्ट बनाता है जिससे ये इजीली मूव हो पाता है और इजीली मूव होने के कारण ये हमारे अदर पार्ट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट्स में जाके डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सलाइवरी एमेलाइज एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर लाइक मेल्टोज और ये स्टार्च को तोड़ता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से आपके सिंपलर सब्सटेंस पे तोड़ता है। फिर क्या करता है, स्टार्च प्लस सलाइवल एमिलेसिस शुगर मतलब ये था आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ये इसमें ब्रेक डाउन होकर सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर, सलाइवा की ही वजह से जो हमारे माउथ होते हैं माउथ कैविटी वो क्लीन होती है और मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट रहता है। द फूड दैट हेल्प इन चीविंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इसी की वजह से हम जब खाने को चबाते हैं, चबा के हमारे खाने जो हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है कैविटी की वजह से। दांत हमारे चबा के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और फिर लार्ज फूड मतलब बड़े बड़े जो फूड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि एट्रोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, तो एट्रोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक पढ़ा था। तो एट्रोट्रॉपिक क्या थे, जो अपना फूड सेल्फ बनाते थे मतलब अपना खाना खुद बनाते थे, और हेट्रोट्रॉपिक्स क्या थे, वो या तो कम्प्लीटली या पार्शली डिपेंड करते थे अदर ऑर्गेनिजम्स पे। तो क्या है बोल रहा है आपको एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को आपको बताना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है। तो एट्रोट्रॉपिक से आप समझ गए कि ये क्या करते हैं, सेल्फ अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी होता है, अब सेल्फ अपना फूड कौन प्रोड्यूस करते हैं, ओनली प्लांट्स। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन ऑल लिविंग सेल्स, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लोरोफिल। फिर सफिशिएंट सनलाइट, दूसरा सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर भी ज़रूरी होता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड वाटर। इस तरीके से जो एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के फॉर्म पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो आपको डाइजेशन प्रोसेस बतानी है फूड की, जो एलिमेंट्री कैनल होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट में किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है ये आपको बताना है। तो डाइजेशन प्रोसेस सीरियल नंबर आपको 1 2 3 4 स्टेप्स में बता रहा है। ऑर्गन्स बता रहा है, मूवमेंट किस तरीके से होती है, फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन। तो सबसे पहले हम अपना जो फूड लेते हैं वो माउथ से लेते हैं। माउथ क्या करता है, इसको चीविंग, इनको चबाने का काम करता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे जो फूड रहता है वो स्टार्च जो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है उस फॉर्म पे होता है। फिर ऑसिफेगस, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिस होता है, और फिर कुछ नहीं, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होती है। फिर फूड पहुँचता है स्टोमक में। अपर मसल्स इन स्टोमक रिलैक्सेस टू लेट फूड एंटर द लोअर मसल्स मिक्सेस फूड विथ डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे उसके फूड के साथ में डाइजेस्टिव जूस मिलता है। जो ऊपर से वो अपर मस्कुलर से जो मसल्स होती हैं स्टोमक में, वहाँ से रिलैक्स होकर नीचे पहुँचता है कहाँ पे, लोअर मसल्स में, और मिक्स हो जाता है किसके साथ में, जूस के साथ में, डाइजेस्टिव जूस के साथ में, और वहाँ पे बनता है प्रोटीन के फॉर्म पे वो टूट जाता है।
फिर पहुंचता है हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जहाँ पे होता है पेरिस्टेटलिसिस, मतलब कि यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इस सब फॉर्म पे फूड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये है हमारी फूड प्रोसेस, डाइजेशन की फूड प्रोसेस, फूड की डाइजेशन प्रोसेस। वाई इज़ अ थिक लेयर ऑफ मस्कस नेसेसरी फॉर द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन? क्यों ज़रूरी होती है एक पतली सी लेयर, मस्कस जो लेयर होती है वो क्यों ज़रूरी होती है हमारे स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन पे? तो द इंटेस्टिनल मस्कस is an efficient system for protecting the epithelium from bacteria by promoting their clearness and separating them from the epithelial cells, thereby inhibiting inflammations and infections. So इनको इन्फेक्शन से और इनको मतलब कोई परेशानी ना हो, ये ख़राब ना हो, इनकी रक्षा के लिए इनके ऊपर एक मस्कस लेयर होती है ताकि ये सुरक्षित रहें, किससे? बैक्टीरिया से और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से सुरक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 18, Why is mitochondria called power house of the cell? तो क्यों माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस कहा जाता है, किसका? सेल का। The protein synthesized by the proteins in mitochondria are utilized to generate adenosine triphosphate फ्रॉम द फूड। तो जो प्रोटीन होता है ना, जो हम खाने पे प्रोटीन लेते हैं, वो सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोटीन इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइट्रोकॉन्ड्रिया पे। एंड यूटिलाइज टू जनरेट, और इसका यूज़ किया जाता है एटीपी के फॉर्म पे फ्रॉम द फूड। कहाँ से? खाने से। दिस एटीपी, और ये क्या है? एक एनर्जी यूनिट है, ठीक है। दिस एटीपी एक्ट्स एज अ एनर्जी करेंसी, और इसको एनर्जी करेंसी के फॉर्म पे ये एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी होती है ऑफ द सेल के लिए, बिकॉज ऑफ विच द होल सेल्स एंड बॉडी गेट एनर्जी, क्योंकि यहीं से सारी बॉडी के जो सारे पार्ट्स होते हैं या बॉडी जो सेल होती है, वो बॉडी के हर एक सेल जो है वो यहाँ से ही एनर्जी लेती है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। गेट एनर्जी, थस माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल किया जाता है, क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म पे, एटीपी पे स्टोर होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पे, और यहीं से सारी बॉडी, सेल बॉडी जो है वो यहाँ से एनर्जी लेती हैं, इसलिए इसे सेल्स का क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको डिफरेंस बताना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस आर, देखिए ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके प्रेजेंस पे होता है? ऑक्सीजन की। और ये किसके प्रेजेंस पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, और ये जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया पे और साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और इस रिएक्शन में ग्लूकोज जो है वह पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, यहाँ पे ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है।
आफ्टर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस, इसकी जो रिएक्शन होती है इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। आफ्टर द रिएक्शन एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, इसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, इसमें एनर्जी लार्ज अमाउंट में लिबरेट होती है और इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। 1 molecules of glucose is oxidized and gives 38 ATP, इसमें एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज्ड होता है और 38 ATP की एनर्जी यहाँ पर मिलती है। जबकि यहाँ पे 1 molecules of glucose is oxidized and give 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP मिलता है। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गिव्स 673 कैलोरी एनर्जी, ये इतनी एनर्जी देता है और यहाँ पर 54 कैलोरी एनर्जी मिलती, किलो कैलोरी। दिस प्रोसेस ऑकर इन मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होती है। एंड दिस प्रोसेस ऑकर इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसकी आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है और इसकी भी आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है। देखिए C6H12O6 + 6O2, दिस इम्प्लाइज 6CO2 + 6H2। बताया था कि इस रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और इस रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो देखिएगा ये है आपका C6H12O6, दिस इम्प्लाइज 2C2H5OH, मतलब ये है आपका अल्कोहल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 38 ATP एनर्जी, इसमें 2 ATP एनर्जी 1 मॉलिक्यूल से, इसमें भी 1 मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच डिसीज इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। तो व्हाट रिजल्ट कैन बी, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो एनीमिया डिसीज इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है। एनीमिया इज अ condition in which you lack enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to your body's tissue, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके अलग अलग बॉडी सेल्स पे, ब्लड सेल्स पे जो है आपके, वो कैरी नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को और बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक टिश्यू को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये क्या होगा, इसकी वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। हैविंग एनीमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक, और एनीमिया की बीमारी की वजह से हमें क्या फील होता है, हमें बहुत थकावट और कमज़ोरी फील होती है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, मतलब कि ये रेड कलर का पिगमेंट है, RBC। ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का। तो ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये एक आपकी क्लोज्ड फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो इसका आपको बनाना है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें कौन से पार्ट होते हैं। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है हार्ट का, तो ये है आपके, देखिए ये है आपका पिलियोमेनरी आर्टरीज, ये ठीक है। यहाँ से होता है आपका सुपीरियर वेन कैव, ये सुपीरियर वेन कैव है। शिनोआर्कुलर नोड RA, इन्फेरियर वेन कैव, फिर आपका ट्राइक्यूब्साइड वाल्व, ठीक है। फिर आपका पेपिलरी मसल्स, ठीक है। बंडल ऑफ हिस का बंडल है। फिर आपका परकिंस सिस्टम, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। टेंडिनेंस, फिर ये आपका सेम्युलर वॉल्व्स, ठीक है। और ये वॉल्व आपके पूरे वॉल्व बने हुए हैं, और ओरेटा, और ये है आपका वेन्स जी।
तो इस तरीके से ये आपका लेवल डायग्राम है हार्ट का। इसकी वर्किंग यहाँ पर आपको नहीं पूछा है कि किस तरीके से हार्ट वर्क करता है, सिर्फ इसमें पूछा है आपको इसका लेवल डायग्राम। अब आपको देखिए, आपको नीचे दे रहा है राइट द वर्किंग मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की वर्किंग प्रोसेस आपको बतानी है। तो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग प्रोसेस को अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो देख लीजिए, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्टिकल, जहाँ इधर राइट रहेगा, ये देखिए ये लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट सेप्ट्रन, ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी से ब्लड, ठीक है, प्लूमरी आर्टरीज, और ये प्लूमरी वेनिस लेफ्ट आर्टरीज। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस होती है। तो ये है आपका ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लेफ्ट आर्टरीज पे पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचा, फिर वो प्लूरल आर्टरीज में पहुंचा, फिर वो लंग्स में पहुंचा, फिर वेनिस में पहुंचा, फिर लेफ्ट ऑर्किलर में पहुंचा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचा, और फिर ऑल बॉडी। मतलब इस तरीके से एक साइकिल चलता है। तो चलिए हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे। मेन फंक्शन ऑफ हार्ट लाइक अ पंप एंड सर्कुलेट ब्लड टू द एंटायर बॉडी। हमारा जो हार्ट होता है उसका मेन फंक्शन होता है पंप करना, ठीक है, एंड सर्कुलेट ब्लड, और ब्लड को सर्कुलेट करना, ये इस तरीके से सर्कुलेट करना, ये हमारे हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट का काम होता है। ये क्या करता है, सर्कुलेट ब्लड टू द एंटायर बॉडी, पूरे शरीर पे ब्लड को सर्कुलेट करना और उसे पंप करना, ये हार्ट का मेन फंक्शन होता है। हार्ट हैज़ 4 पार्ट्स, अपर, लोअर, लेफ्ट एंड राइट आर्टिकल्स एंड लोअर टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। जो हमारा हार्ट है उसमें बोलता है मुख्य 4 भाग होते हैं। 2 होते हैं लेफ्ट एंड राइट आर्टिकल्स, ठीक है, और 2 होते हैं एंड लोअर टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर पे 2 होते हैं, क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट आर्टिकल्स, और लोअर पे 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हैं। 4 बताइए आपको, ये 4 पार्ट, ऊपर 2 रहेंगे और नीचे 2 रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर सेपरेटेड, लेफ्ट और राइट पार्ट अलग अलग होते हैं। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर इट वेंट्रिकल थ्रो प्लूमेंट्री वेन पास द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टिकल्स। तो ये क्या करता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड जल्दी से इमीडिएटली आफ्टर द वेंट्रिकल्स पे क्या करता है, थ्रो प्लूमेंट्री, यहाँ से प्लूमेंट्री के थ्रू जो आपका हार्ट है, हार्ट का कौन सा पार्ट, आपका जो हार्ट का जो रहेगा लेफ्ट पार्ट, ठीक है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा जल्दी से। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट द इमीडिएटली आफ्टर इन वेंट्रिकल थ्रो प्लूमेंट्री वेन पास द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टिकल्स, यहाँ से लेफ्ट पे पहुंचाता है, ठीक है। इनके थ्रू आपके लेफ्ट पार्ट पे पहुंचाया उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। When pass the oxygenated blood to the left article. From there बाइकप्साइड वाल्व, और फिर जो वाल्व होते हैं, ठीक है, थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड बाय द मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी के थ्रू यहाँ पे ब्लड पंप होता है ऑरेटा पे टू द एंटायर बॉडी, पूरे शरीर का ब्लड। सिमिलरली इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी एंटर्स इनटू द राइट आर्टिकल, और इस तरीके से पूरी बॉडी में जो ब्लड है कौन सा वाला आपका इम्प्योर ब्लड, वो राइट में आपका इकट्ठे हो जाएगा, ठीक है, राइट पार्ट पे इकट्ठे होगा, और फिर क्या बोलेगा, जो आपका मेन आर्टरी होगा वहाँ पे वो पंप हुआ, और एंटायर बॉडी का जो ब्लड है वो आपका यहाँ पे इकट्ठा हुआ। सिमिलरली इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी एंटर्स द राइट आर्टिकल्स, यहाँ पर इकट्ठा हुआ आपका, फिर यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद में बाय द मेन वैन, और फिर मेन उसमें चले जाएगा, और जो आपकी नसें रहेंगी उनसे ब्लड जाएगा, एंड थ्रो द ट्रिप्सिकाइड्स वैल्यू इज सेंट टू द राइट वेंट्रिकल, और फिर इस तरीके से वो यहाँ पे पंप होने के बाद में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँचा, और फिर क्या करेगा, बाय द मेन वेन एंड थ्रो द ट्रिप्साइड वैल्यू
तो इस तरीके से राइट आर्टिकल्स में जो है हमारा ब्लड आया बाय द मेन वेन एंड थ्रो द ट्रिपेसाइड्स वैल्यू इज सेंड टू द राइट वर्टिकल्स, और ये राइट वर्टिकल्स पे वेंट्रिकल पे पहुंचाया फ्रॉम हियर, और यहाँ पर ब्लड इज पम्प्ड इनटू पम्प टू द लंग्स, और यहाँ पे लंग्स के थ्रू ब्लड पंप होगा फ्रॉम ऑक्सीजनेशंस, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा इसका थ्रू द प्लूमेरेटरी आर्टरीज, और यहाँ पे प्लूमेरेटरी आर्टरीज के थ्रू ये देखिए आपकी ये, तो इस तरीके से यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका डाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ राइट आर्टरीज में इकट्ठे होता है, उसके बाद में ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स पे पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल्स में पहुँचने के बाद में ये यहाँ पे पंप होता है, किसकी, आर्टरीज की वजह से। पंप होने के बाद में ये ब्लड इस तरीके से इस डायरेक्शन पे फ्लो होकर यहाँ से प्लूमेंट्री वेनिस के थ्रू लेफ़्ट पार्ट में पहुँचकर, और लेफ़्ट पार्ट में पहुँचकर ये ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रिकल्स में पहुंचने के बाद में लेफ़्ट वेंट्रिकल पे पहुंचता है, और ये पूरा की पूरा हार्ट इस तरीके से फंक्शनिंग करता है। राइट फंक्शन ऑफ ब्लड, आपको ब्लड के फंक्शंस लिखने हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड आर, जो ब्लड है उसके मेन फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कहाँ से, लंग्स से टू द टिश्यू तक। टिश्यू क्या होता है, ये सेम सेल जो होती है, जो सेम फंक्शनिंग करती है ना, उनसे बना होता है। तो जो ऑक्सीजन होती है ना, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, लंग्स से टिश्यू तक। ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल्स आउट। और फिर दूसरा काम क्या करता है, पहला तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, टिश्यू से लंग्स तक। पहले लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, फिर टिश्यू से क्या किया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स तक पहुंचाना। ये दोनों ही काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। और बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, किडनी तक। किसके लिए, फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, ताकि उसको वो साफ कर पाए, किडनी तक पहुंचाने का काम भी करता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग ऑर्गन्स में, किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से। ब्लड ही जो है वो क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसकी जो एनर्जी उससे मिलेगी, उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है केमिकल्स called hormone which regulate the activities of metabolisms, growth and development of the body and are carried from the organ where they are made to transport to other place to or target organs by blood। और इस तरीके से सारे हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम को, ये भी कौन करता है, ब्लड। इनको जो ऑर्गन जो होते हैं ना, उन तक ब्लड इनको रेगुलेट करने पे भी हेल्प करता है। ब्लड कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ब्लड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। द सब्सटेंस दैट आर हेल्पफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये ब्लड के क्लॉटिंग के लिए भी हेल्प करता है। हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और इस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्ट हीलिंग करता है। ब्लड आल्सो मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, और जो आसपास की टिश्यू होती हैं उनके वाटर लेवल को भी ब्लड क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। राइट 4 डिफरेंस ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ एंड ब्लड में डिफरेंस। लिम्फ ब्लड इट इज़ काइंड ऑफ वाइट टिश्यू, ये वाइट टिश्यू का काइंड है, प्रकार है। इट इज़ रेड फ्लूइड टिश्यू, ये रेड कलर का लिक्विड टिश्यू है।
RBCs आर नॉट फाउंड, यहाँ पे RBC नहीं मिलती है, रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलती हैं। RBCs आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, इसमें RBC प्रेजेंट होती है। लेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे प्रोटीन कम प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इट डज नॉट कंटेन एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, यहाँ पे नहीं होते हैं। What is the role of platelets in blood? प्लेटलेट्स का क्या रोल है? ब्लड में प्लेटलेट्स का रोल क्या है? रोल ऑफ प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये खून का थक्का जमने पे मदद करते हैं। यदि प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लड का फ्लो हम रोक नहीं सकते। यदि हमारा कभी हाथ कट जाए तो ब्लड का जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं यदि प्लेटलेट्स प्रेजेंट ना हो। सेव लॉस ऑफ वाटर, ये ब्लड, ये ब्लड के जो लॉस है ब्लड उसको रोकता है, बचाता है, ब्लड के लॉस होने से बचाता है। हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो द रूट ऑफ द प्लांट कंटेंस रूट हेयर्स, जो रूट होती है प्लांट्स की उसमें मतलब जो जड़ें होती है उसमें रूट हेयर्स होती है, ऐसे बारीक बारीक से ऐसे उसमें पार्ट्स निकले होते हैं, वो उसके रूट हेयर्स कहलाते हैं। विच आर डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, जो सीधे किससे, मिट्टी से कॉन्टैक्ट पे रहते हैं। वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स गेट इनटू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो मिट्टी में घुले हुए हैं मिनरल्स, वाटर्स, ये सारे जो रूट हेयर हैं इनको डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। रूट्स हेयर में ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस करते हैं। बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस दिस वाटर देन रीचेज टू द अपर पार्ट ऑफ द सेल्स, और इस तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है और वाटर कहाँ पहुँच जाता है, अपर पार्ट पे पहुँच जाता है सेल के। आफ्टर ट्रांसपिरेशन वैक्यूम is created inside the plants and due to that the water and minerals move to the upper part of the plant body, और इस तरीके से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से ट्रांसपिरेशन होने के बाद में ये अंदर प्लांट के अंदर ही अंदर ये कहाँ पहुँच जाता है, मूव होता है अपर पार्ट तक, जो प्लांट की बॉडी है उस पर। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम पे अंतर बताना है। तो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स, जाइलम क्या करता है, जो पेड़ की जो रूट होती है ना, जो पेड़ों की रूट है वहाँ से वाटर और मिनरल्स को लेकर ऊपर तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कैरीज फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो फूड प्रिपेयर किया है पत्तियों ने उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन, आपको एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन देनी है। एक्सक्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्रिएशन की प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बने होता है ना मटेरियल, इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द एन ऑर्गेनिज्म, इसको हटाया जाता है, ऑर्गेनिज्म से हटाया जाता है। इन वर्टिब्रेट्स दिस इज़ प्रिमिलरली कैरिड आउट बाय द लंग्स, किडनी एंड स्किन्स, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये किस तरीके से हो जाता है, लंग्स, किडनी और स्किन के थ्रू हो जाता है, कैरिड करता है, उनके तक पहुंचाता है। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्या बनाना है, यहाँ पे लेबल्ड डायग्राम बनाना है। देखिए ये है आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम, ये है एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे है एडर्नल ग्लैंड, ये है आपकी किडनी, ये इसके जो अंदर जो है ये कॉर्टेक्स, ये इसका मेड्यूला, ये इसकी वेन, ये इसकी पेल्विस, ये आर्टरी, ठीक है, ये इंफीरियर वेन कैव, ये ब्लैक वाली, ये देखिए इसमें अंतर देखें ना, ये आर्टरी जो है वाइट है और इंफीरियर वेन कैव ये आपके ब्लैक कलर से शो किया है। अब आपका पोस्टीरियर वेन कैव यहाँ पर है, यूरेट्रा ये है और यूरिनरी ब्लैडर ये है।
तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी ह्यूमन सिस्टम ऑफ ह्यूमन है आपका डायग्राम इसका। यहाँ पे फिर आपको बोला कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। आपको किसका डायग्राम बनाना है? नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। इसके लिए हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका उसमें देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर आपका 4 मार्क्स का है ये। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं आप। व्हाट इज़ डायलिसिस? तो आपको बताया था कि ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है। डायलिसिस एक क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो डायलिसिस इज़ अ ट्रीटमेंट दैट डज सम ऑफ द थिंग्स डन बाय हेल्थी किडनी। तो बोलता है कि ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें जो क्या काम करती है, वो ये सारे काम करती है जो एक हेल्थी किडनी करती है। इट इज़ नीडेड व्हेन योर ऑन किडनी कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ योर बॉडी नीड। और जब आपकी किडनी जो है वो ज़्यादा लंबे तक, मतलब किडनी में जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, तो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो उसके लिए क्या होता है, किडनी को ज़्यादा समय तक रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, इसको हेल्थी रखने के लिए यही काम किससे किया जाता है? एक प्रोसेस, डायलिसिस प्रोसेस से किया जाता है, ताकि आपकी किडनी लंबे समय तक रह पाए, वर्क कर पाए, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेनी। आपको आर्टरी और वेनी पे डिफरेंस बताना है। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक एंड थिक। आर्टरीज की वॉल जो होती है इलास्टिक होती है और थिक होती है, जबकि द वॉल ऑफ वेन इज थिन एंड इलास्टिक, जबकि ये थिन और इलास्टिक होती है। ये थिक और इलास्टिक, ये थिन और इलास्टिक। ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज़ नैरो। इसके ल्यूमेन नैरो होते हैं, इसके वाइड होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरीज दे आर विजिबल एज रेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रेजेंट पे ये रेड दिखाई देती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज वेनी दे आर विजिबल एज ब्लू। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसलिए रेड दिखाई देती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इसलिए ये ब्लू दिखाई देती है। वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज। यहाँ पे वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, जबकि वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेनिस, जबकि यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। How does glucose breaks down in cytoplasm in the presence and absence of the oxygen? आपको बताना है कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, किसकी प्रेजेंट में? इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे या ऑक्सीजन की एब्सेंट पे। तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन एज फॉलो। ये है ग्लूकोज जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म में। प्यूरवेट 3 कार्बन्स मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। यहाँ पे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे टूटेंगे तो, और प्लस एनर्जी। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन यीस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंट पे ये बनाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि यही प्रोसेस किया जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन पे बनाएगा ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब यही प्रोसेस यदि होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो वाटर ऑक्सीजन की एब्सेंस पे एथेनॉल, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी पे लैक्टिक एसिड, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। Why is the circulatory system in human known as double circulation? क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम को एक डबल सर्कुलेशन के फॉर्म पे या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है? What is its importance? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? In our heart blood enters twice and also pumped out twice from the heart। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार एंटर करता है एंड आल्सो पम्प्ड आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। फिर वो हार्ट में 2 बार पंप होता है। द डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी कम्स इनटू द राइट एट्रम्स। और फिर ये कहाँ पहुँचता है? आपका जो डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो पहुँचता है आपका राइट एट्रम्स पे थ्रू वेन केव के थ्रू। फ्रॉम वेयर ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिस। फिर वो वहाँ से कहाँ चले जाता है? नीचे राइट वेंट्रिस पे। हमने देखा था कि राइट एट्रम्स के बिल्कुल नीचे था, क्या था आपका? राइट वेंट्रिस था, तो वो वहाँ से नीचे पहुँच जाएगा। फिर क्या होगा? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स द ब्लड गोज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू प्लूमेंट्री आर्टरीज। फिर वो वहाँ से राइट वेंट्रिस से कहाँ पहुँच जाता है? वेंट्रिकल्स
जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पहुंचता है लंग्स पे फॉर ऑक्सीजनेशन, किस लिए, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, थ्रू प्लूमनरी आर्टरीज के थ्रू। फिर क्या होगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर इन द लेफ्ट एंट्रिम्स, फिर वो वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट एंट्रिम्स में पहुँच जाएगा थ्रू प्लूमेट्री वेनिस, यहाँ पे भी वो प्लूमेट्री वेनिस के थ्रू पहुँचेगा, फ्रॉम वेयर दिस ब्लड, और फिर यहाँ पे जब ब्लड जाएगा गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, कहाँ पहुँच जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे, एंड फ्रॉम देयर, और फिर वहाँ पर ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ से ब्लड हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पे पहुँच जाएगा थ्रू ऑरेटा, ठीक है, ऑरेटा से। बिफोर सर्कुलेशन ब्लड कम्स ट्वाइस इनटू हार्ट, और इस तरीके से ब्लड कहाँ पहुँचता है, ट्वाइस मतलब 2 बार पहुँचता है हार्ट में, दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, डबल सर्कुलेशन की इम्पॉर्टेंस ये है कि जो राइट और लेफ्ट साइड होते हैं ह्यूमन हार्ट के आर यूजफुल टू कीप, इनका उपयोग किया जाता है किस लिए, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए सेपरेटली, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर रिकलम एंड वेंट्रिकुलम सेप्टम, इनकी वजह से इसका डबल सर्कुलेशन जरूरी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस द ऑक्सीजन सप्लाई विल कंटिन्यू एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और इस तरीके से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कंटिन्यू होता है और बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एट्रम्स एंड वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन। आपको बताना है प्रोसेस किसकी, राइट द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस इन द एट्रम्स एंड वर्टिकल ऑफ द हार्ट ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन हार्ट है उसके एट्रम्स और वेंट्रिकल पे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को आपको समझाना है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड लेफ्ट एंट्रम। तो हमारे जो कहना चाहिए लंग्स होते हैं, ठीक है, जो उसमें पहुंचता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड कम्स टू द थिन वॉल्ड, तो वो कहाँ से आता है, एक थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड लेफ्ट एट्रम्स, लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट एट्रम्स पे, और द लेफ्ट एट्रम्स रिलैक्स सेज व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड, और जब ये ब्लड कलेक्ट हो जाता है लेफ्ट एंट्रम्स पे पहुंच जाता है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, तब ये दूसरे चैम्बर पे जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिलैक्स, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसे रिलैक्स देता है, शो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, और इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ़र होता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इन इट टर्न्स, और फिर ये इसके कॉन्ट्रैक्ट में आकर और फिर टर्न होता है, द ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी, और ब्लड जो होता है बॉडी द ब्लड इज़ पम्प्ड, और यहाँ पे ब्लड पम्प्ड होता है आउट टू द बॉडी, और बॉडी पे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अपर चैम्बर पे पहुँचता है ऑन द राइट, कहाँ पे, राइट पे, द राइट एट्रिस एज इट रिलैक्स, और राइट एट्रिस में पहुँचता है। फिर उसके बाद में एज द राइट एट्रिस कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, तो फिर आर्टरीज अपने लोअर चैम्बर पे उसको पहुँचाती है। फिर द राइट वेंट्रिकल, जहाँ पे लोअर चैम्बर पे राइट वेंट्रिकल होता है, डायलेट्स, वहाँ पे डायलेट्स होता है, दिस ट्रांसफ़र ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल्स से ये ब्लड ट्रांसफ़र होता है, विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स, और यहाँ पे लंग्स पे ये क्या होता है, पंप होता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ब्लड का हो जाता है। तो इस तरीके से जो 4 चैम्बर थे, 2 अपर थे, 2 लोअर थे, ठीक है। तो जो राइट में जो है वो राइट आर्टरीज में पहुँचने के बाद में वो राइट वेंट्रस में पहुँचता है, राइट वेंट्रस से लंग्स में पहुँचता है, और वो क्या होता है आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट का लेवल डायग्राम हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे देखा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ नेफ्रॉन अलॉन्ग विद लेवल डायग्राम, आपको क्या
बताना है, नेफ्रॉन का लेबल डायग्राम बताना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे कि ये हमारे पास में एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स ऑफ नेफ्रॉन, द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट ब्रॉड बाय द रेनल आर्टरी। और यहाँ पे क्या होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, डर्टी ब्लड मीन्स जो आपका डाई ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है या बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, वो कंटेनिंग वेस्ट बॉड बाय द रेनल आर्टरीज, इसमें बहुत सारे वेस्ट कंटेन होते हैं। तो एंटर्स द ग्लोमरस, यहाँ कहाँ जाते हैं, ये ग्लोमरस में जाते हैं, विच फिल्टर द ब्लड, जो वाटर को ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, और जब फिल्ट्रेशन होता है, द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, water and urea etc present in the blood pass to the Bowman's capsule and the enter the tubule ऑफ न्यूफ्रॉन, और फिर ये यहाँ से पहुँच जाता है नेफ्रॉन पे। व्हेन द फिल्टर पासेस, और फिर ये फिल्टर होता है थ्रू द ट्यूबल, देन द यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, most salts and most waters etc are reabsorbed into the blood, और इनको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं ब्लड में। only the waste substance urea, some unwanted salt and excess water remain behind in the tubule। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, वो अनवांटेड, जैसे कि यूरिया हुआ या फिर अनवांटेड सॉल्ट हुआ, वो बाहर निकलते हैं। वाटर रिमेन्स बिहाइंड द ट्यूबल्स, और जो आपका एक्सेस वाटर रहता है, ठीक है, वो उसके फॉर्म पे बिहाइंड इन द ट्यूबल्स पे जाता है। फिर द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूबल्स ऑफ न्यूफ्रॉन इज यूरिन, और ये जो लिक्विड जो होता है, जो वेस्ट लिक्विड होता है, ये यूरिन के फॉर्म पे होता है। द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और ये कहाँ पे लेकर जाती है, ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये कैरी करके यूरिन को कलेक्ट करते हैं डक्ट पे ऑफ द किडनी, फ्रॉम वेयर इट इज़ कैरीड टू यूरेट्रा, और जहाँ से ये कहाँ पहुँचते हैं, किडनी के किडनी फ्रॉम वेयर, और किडनी से ये कहाँ पहुँचते हैं, कैरिड टू यूरेट्रा पे जाते हैं। फ्रॉम द यूरेट्रा यूरिन पासेस इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेट्रा से यूरिनरी ब्लैडर पे पहुँचते हैं। यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन कहाँ पे स्टोर होती है, ब्लैडर पे, फॉर सम टाइम्स एंड अल्टीमेटली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और इस तरीके से ब्लैडर पे जाने के बाद में ये यूरेथ्रा से पास्ड कर दी जाती है बाहर। ये देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे पिक्चर शो है, ये ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ कलेक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से ये क्या होती है, यूरिन के फॉर्म पे जो वेस्ट वाटर होता है, मतलब जिसका यूज़ नहीं होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर पे जाकर यूरेथ्रा से बाहर पास कर दिया जाता है। तो ये थी नेफ्रॉन की प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रेटरी सिस्टम का आपको लेबल डायग्राम बताना था जी। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमक एंड पैनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। क्या रोल है स्टोमक का और पैनक्रियाज का, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक का और पैनक्रियाज का क्या रोल होता है। रोल ऑफ स्टोमक इन डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहले हम देखेंगे किसका रोल ऑफ स्टोमक देखेंगे। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक, जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे स्टोमक्स की वॉल पे प्रेजेंट होती है। सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जहाँ से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस, और गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम, पेप्सिन एंड मस्कस। 3 चीज़ें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और मस्कस, ये चीज़ें हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती हैं। तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, विच फैसिलेट्स द
एक्शन ऑफ एंजाइम, और जो किसका फैसिलिटी देता है, किसकी फैसिलिटी देता है, एक्शन ऑफ एंजाइम्स की। पेप्सिन विच बिगिन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और यहाँ पे शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन। द मस्कस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, और इस तरीके से जो मस्कस होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, और इस तरीके से जो अंडर नॉर्मल कंडीशन पे रहता है, ये ज़्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करता, इससे इसको प्रोटेक्ट करता है स्टोमक। रोल ऑफ पेनक्रियास इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से आप देखेंगे कि पेनक्रियास का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रेटिक जूस सेक्रेट करता है विच कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं क्या क्या, जैसे कि पेनक्रिएटिक्स, एमिलिसिस, ट्राइप्सिन एंड लिपेस। द एंजाइम एमिलिसिस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, और ये एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। द एंजाइम ट्राइप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, और ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एंड एंजाइम लिपेस ब्रेक द एम्युल्सिफाइड फैट्स, और ये एंजाइम जो क्या करता है, ये एम्युल्सिफाइड फैट्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा जो स्टोमक होता है वहाँ पे डाइजेस्टिव एसिटिक एसिड, मतलब कि क्या नहीं चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये एसिडिक मीडियम को बढ़ने से रोकता है, स्टोमक कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, पेनक्रियास में जो होता है, यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस होता है जिसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं और पेनक्रेटिक एमिलिसिस, ट्रिप्सिन और लिपेस होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं एमिलिसिस एंजाइम, ये ब्रेक करते हैं किसको, स्टार्च को ब्रेक करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं ट्राइप्सिन, ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। फर्स्ट वाला आपको ब्रेक करता है स्टार्च को, सेकेंड आपका जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और जो थर्ड वाला है वो एमिल्साइज्ड करता है फैट को। तो ये तीनों पेनक्रियास में जो पेनक्रेटिक जूस होता है ना, तो पेनक्रेटिक जूस में तीन चीज़ें मिली हुई थी, मतलब तीन चीज़ें कंटेन होती है। पहला डाइजेस्टिव एंजाइम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। सेकेंड होता है आपका पेनक्रेटिक एनालिसिस, तो पेनक्रेटिक एनालिसिस क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और फिर थर्ड जो होता है आपका लिपिस जो होता है, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को, या ब्रेक करता है एमुल्स फैट को। और वैसे ही जो होता है स्टोमक में जो होता है वो गार्लिक जूस, गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम्स पेप्सिन्स होते हैं। तो ये एसिटिक मीडियम्स को क्रिएट करता है। एसिटिक मीडियम होता है विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम का एक्शन की फैसिलिटी देता है और बिगिन करता है किसका, प्रोटीन का डाइजेशन। और साथ ही प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा मस्कस प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किसके, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन, और उसको प्रोटेक्ट करता है और नॉर्मल कंडीशन पे रखता है किसके, एसिड के अंडर पे। तो इस तरीके से स्टोमक की और पैनक्रियास की डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इनका रोल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेनी, आपको आर्टरीज और वेनी पे टू डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये हमने अभी क्वेश्चन पे पढ़ा था। इसमें यानी कि क्या होती है, इलास्टिक और थिक वॉल होती है, इसमें इलास्टिक और थिन वॉल होती है। इसके आर्टरीज नैरो होते हैं, इसमें ये जो होती है नैरो होती है, और ये क्या होती है, वाइड होती है वेनी। इसमें प्रेजेंस होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। इनका कलर इसमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, लिम्फ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ अ फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ्स एक फ्लूइड है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें प्लाज्मा जो ब्लड होता है सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है बट कलरलेस, पर इसका कलर नहीं होता है, और इसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, लिम्फ्स कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट।
लिम्स में क्या होता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है फ्रॉम एंस्टाइन्स, जो कहाँ से मिला होता है इसको, एंस्टाइन से। एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, जो कहाँ से कहाँ वापस आ जाता है, वापस ब्लड में आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा लेसन 6 एंड होता है। थैंक यू।